चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्री मेन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तेजी से कर लेते हैं हम लोग। बेरोजगारी कहते किसको हैं और कितनी प्रकार की बेरोजगारी है, ठीक है। तो जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाहे, जब व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पे काम करने का इच्छुक है किंतु काम नहीं मिलता है, तो वैसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तब उसको हम बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। अब काम करने की इच्छा ही नहीं है और तब कहेंगे बेरोजगारी, तो वो गलत हो जाएगा। काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए। भारत में बेरोजगारी के साथ अनेक समस्याएं और विशेषताएं भी देखने को मिलती है। भारत में गुणात्मक रोजगार के स्थान पर मात्रात्मक रोजगार पर बल दिया जाता है। संगठित क्षेत्रों की तुलना में असंगठित क्षेत्र में रोजगार अधिक है। संगठित क्षेत्र हुआ सरकारी जॉब या सरकारी प्राइवेट भी जो भागेगा नहीं, जैसे बैंकिंग क्या प्राइवेट ही है लेकिन वो भागती नहीं है, या बहुत सारी कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो, ये सब संगठित क्षेत्र में आ जाता है क्योंकि वो स्टेबल कंपनी है और वो पीएफ जो भी एक सर्विसमैन को मिलना चाहिए फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी वो देती है अपने एम्प्लॉय को, तो वो संगठित क्षेत्र हो गया, ठीक है। असंगठित क्षेत्र, अब 10 दिन के लिए काम मिला, फिर 15 दिन के लिए कहीं और किसी कंपनी में गए, तो इस तरीका का जो असंगठित क्षेत्र कहलाता है। तो संगठित क्षेत्र से ज्यादा रोजगार भारत में और संगठित क्षेत्र में, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जॉब या जो कह सकते हैं वेल सिचुएटेड कंपनी है उसकी संख्या कम है, जिसमें एम्प्लॉय की नियुक्ति कम होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में जो है लोगों की ज्यादा रोजगार क्रिएट होता है। यहाँ पे भारत में रोजगार प्राप्त लोगों में बड़े पैमाने पे लोग अनपढ़ और प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। खास करके प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता ही है, किसानी, खेती करना, मजदूरी करना, लेबर मजदूर वाला काम करना, ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर का ही काम है। अब यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक उद्योगों और लघु उद्योग में 52% लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त तथा 26% अनपढ़ तथा शेष उच्च शिक्षा मजदूर होते हैं। अब सोच लीजिए, 52% मात्र प्राइमरी पास मजदूर होते हैं, 26 जोड़ दीजिए इसमें तो कितना हो गया आपका? 78% लोग, मतलब आपके प्राइमरी लेवल का ही एजुकेशन प्राप्त या प्राथमिक शिक्षा या अनपढ़ होते हैं। बाकी लोग जो है उच्च शिक्षा या साक्षर होते हैं, ठीक है। बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं? तो श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या से भाग दे करके हम निकालते हैं। अब देखिए, अब कोई बच्चा 14 साल का है या 15 साल का है तो हम उसको बेरोजगार नहीं बोलते। 15 प्लस उम्र है, ठीक है, तब वो रोजगार करना चाहता है, काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिलता है, तब वो बेरोजगार के श्रेणी में आता है, ठीक है। अब आइए भारत में बेरोजगारी के प्रकार। एक तो पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचना के अभाव में। तो भारत में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचना के अभाव में। संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जिससे काम लोगों को नहीं मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। ये लगेगा दिखने में काम में लगा हुआ है लेकिन वो वहां काम की आवश्यकता नहीं है। खास करके खेतों में आप देखिएगा, किसान लोग में अब जैसे गेहूं कटनी चल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा मजदूर जाके काट रहे होते हैं, जबकि वो 10-5 मजदूर या एक थ्रेसर मशीन से भी कट सकता है, लेकिन उस समय आप देखिएगा 10-20 मजदूर लगे हुए हैं, तो उन सबको कम इनकम बन जाता है। तो वो बाहर से लगते हैं कि रोजगार में है, लेकिन वो क्या होते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी है वो, ठीक है। उनको उतना आय उससे प्राप्त नहीं हो रहा है। किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों, अर्थात बाहर से सभी श्रमिक काम में लगे प्रतीत होते हैं, वो अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है और विकासशील देशों में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। खास करके भारत जैसे विकासशील देश में प्रचंड बेरोजगारी, बाहर से लगेगा ये रोजगार में, ठीक है, लेकिन वो रोजगार में नहीं होता, उतनी इनकम उसको उस रोजगार से नहीं क्रिएट होती है। अल्प रोजगार, जब श्रमिकों को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिले। आपकी योग्यता है एमए बीए पास हैं और आप जा करके रिक्शा चला रहे हैं, तो आप कहिएगा कि हम रोजगार में, तो आप रोजगार में नहीं है, आप अल्प रोजगार में हैं, आप भी बेरोजगार के श्रेणी में ही हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए और जा करके आप जो है घर में खाना बना रहे हैं किसी के यहाँ,
तो आप कहिएगा कि हम रोजगार में हैं, तो वो रोजगार नहीं है, वो अल्प रोजगार है। आप बस जीने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको योग्यता के अनुसार काम वो नहीं मिला हुआ है। अब आ जाइए मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है कि कुछ मौसम में रोजगार मिलेगा, कुछ मौसम में नहीं मिला। जैसे छाता ठीक करने वाला व्यक्ति है, उसको जब बरसात आएगा तभी लोग उसको खोजेगा। अभी कोई खोज रहा है उसको? नहीं खोज रहा है। अभी तो वो अगर सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहेगा तब तो वो बेरोजगार हो गया। अब जैसे रजाई बनाने वाला है या पंखा सेलर है, ठंड महीना में तो उससे कोई पंखा लेता नहीं होगा, तो वो क्या करता है कि उस मंथ में प्रोडक्ट तैयार करता है। तो ऐसे वो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। कुछ मौसम में काम मिलना, खास करके कृषि क्षेत्र में जो मजदूर हैं, जब कटनी का समय आता है, जब बुआई का समय आता है, उस समय काम मिल जाता है, बाद बाकी सीजन में काम नहीं मिलता। तब हम वैसे जो बेरोजगारी है उसको क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। मौसम के अनुसार कुछ मौसम के बाद वस्तुओं की मांग अथवा पूर्ति असंतुलन के कारण दिखती है, वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मौसम के अनुसार रोजगार मिलना और मौसम खत्म के साथ ही रोजगार खत्म हो जाना। खुली बेरोजगारी, योग्यता क्षमता के बावजूद रोजगार के अवसर न मिलना। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा के अनुसार काम न मिलना। तकनीकी बेरोजगारी, उन्नत तकनीक के कारण, अब मान के चलिए कोई कंपनी है जो कोई नया मशीन लाया, ठीक है, कंप्यूटर जैसे लगा दिया। अब कंप्यूटर चलाने वाला तो उसका ट्रेंड आदमी चाहिए, कंप्यूटर जो प्रशिक्षित होगा, तो उससे पहले जो काम कर रहा होगा, जो दूसरे टेक्नोलॉजी को जान रहा था, उसको तो निकाल देगा। जो नया टेक्नोलॉजी आया उस पर को काम में रख लेगा। तो उस समय भी बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तकनीकी उसको बेरोजगारी कहते हैं। जब नया तकनीक अपडेट होता है तो पुराने तकनीक वाले जो होते हैं कर्मचारी होते बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चक्रीय बेरोजगारी, यह एक चक्र चलता है विकसित देशों में, खास करके एक समय के बाद देखिएगा कि वहां खुद ब खुद बेरोजगारी बढ़ जाती है, आर्थिक मंदी आ जाएगी, एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है, ठीक है। नौवां है घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब देखो, अगर आपकी योग्यता है 50,000 कमाने की, अगर कोई आपको 15,000 पे नौकरी में रखे हुए हैं, ठीक है, तो 15,000 वाला हर हमेशा चाहता है कि आगे हम बढ़े, तो वो क्या करेगा कि दूसरे जगह इंटरव्यू देने जाएगा और हो सकता है यहाँ पे रिजाइन दे देगा। तो रिजाइन दे करके अच्छे पैसे की चाहत में वो दूसरे जगह इंटरव्यू देगा, तब तक के लिए वो क्या हो जाता है? बेरोजगार हो जाता है। हो सकता है वो 10 दिन के लिए भी हो सकता है, या 1 दिन के लिए भी हो सकता है, या हो सकता है महीनों लग जाए उसको नए जॉब को ढूंढने में। तो उस स्थिति में वह जो बेरोजगारी होता है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। देखिए, बेहतर नौकरी पाने की प्रक्रिया में उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह अल्पकालीन होती है। उसके पास योग्यता, एक इंजीनियर है, मान के चले उसको लगता है कि हमारी योग्यता है, हम लाखों में हमारी पैकेज होनी चाहिए, तत्काल वो काम कर रहा था या छोड़ दिया, दूसरे जगह इंटरव्यू देगा, तो बीच के पीरियड में हो सकता है वो कुछ दिनों के लिए बेरोजगार रहे। तब वैसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है किस कारण से है, तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी संरचना के कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचना के अभाव के कारण, ठीक है। अगर संरचना अच्छा रहता, इंडस्ट्रीज रहते भारत में बहुत ज्यादा, तो बेरोजगारी कम रहता। दूसरा, अगर पूछे कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों पाई जाती है, खास करके कृषि क्षेत्रों में, ठीक है। तो जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लूसेंट का बनाएंगे उसमें देखेंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे बेरोजगारी का रिपोर्ट कौन जारी करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? आपका बेरोजगारी का रिपोर्ट जारी करता है। और 2016 के बाद NSSO बेरोजगारी आंकड़ों के सर्वेक्षण, एकत्रीकरण, प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2016 के बाद यह आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करता है। अन्य संगठन प्रस्तुत करता है, लेकिन ये NSSO अभी नहीं करता, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2018 में स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों में 3.4% से बढ़कर के 16% पहुंच गई थी। क्या चीज? बेरोजगारी। 16% ही नहीं, आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है,
CMIE, यह इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। CMI क्या चीज से संबंधित संस्थान है? तो बेरोजगारी दर बताने वाली संस्थान है। और इसके अनुसार बिहार में मई 2020 में, ठीक है, 46.2% बेरोजगारी बताया गया था। अपने आप में बहुत ज्यादा बेरोजगारी ये है बिहार जैसे राज्यों में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, CMIE का फुल फॉर्म और बिहार में कितना 2020 में डाटा प्रकाशित हुआ था, तो 46.2%। राष्ट्रीय औसत जो है बेरोजगारी का वो 23.5% बता रहा है CMI की रिपोर्ट। झारखंड में बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी है, 59.2% बेरोजगारी है। बिहार में 46.2% है और दिल्ली में 44.9% बेरोजगारी है। भारत के कुल बेरोजगारों का लगभग 10% बिहार में ही निवास करते हैं। अगर पूरे भारत में 100 बेरोजगार है तो 10 को बिहारी है उसमें बेरोजगार। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी लगभग 50%। कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी में प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है लगभग, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा, प्रच्छन्न मतलब समझते हैं ना, दिखने में लगेगा रोजगार में लेकिन इनकम जनरेट उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। बिहार में सिर्फ 12% लोग ही नौकरी करते हैं, मतलब संगठित क्षेत्र में। कृषि वानिकी मत्स्य में 44.6% लोग कृषि या मत्स्य पालन, मछली पालन ये सब में से जुड़े हैं। कंस्ट्रक्शन में लगभग 17.1% लोग, और लगभग खुदरा कारोबार, मैकेनिक में जो भी दुकान है, चाहे आपका जो भी एसोसीरीज का हो चाहे किराना हो, तो 12.3% लोग। और विनिर्माण में 9.3% लोग विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण मतलब समझते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट उद्योग धंधा स्थापित करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा आंकड़ा है बिहार में कितने प्रतिशत लोग सरकारी नौकर हैं, मतलब संगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी केवल नहीं, प्राइवेट में भी संगठित क्षेत्र के नौकर हैं, वो है 12% लोग। खेती किसानी कर रहे हैं 44.6% लोग। कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, उसमें 17.1% लोग काम कर रहे हैं। खुदरा कारोबार, बिजनेस, मैकेनिक, ये सब जो भी आप देखते हैं उसमें 12.3% लोग हैं। और विनिर्माण में कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें 9.3% लोग काम कर रहे हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 33,629 रुपया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 92,565 है। ये आंकड़ा जो है बहुत पुराना हो गया है। अभी बिहार का लगभग 50,555 के आसपास जो है ये इनकम है, ठीक है। बिहार का आय 50,000 के अराउंड हो गया है, जबकि औसतन आय में और भी वृद्धि हुई होगी। तो बेरोजगारी का कारण क्या है बिहार में, या किसी भी राज्य का बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जनसंख्या दबाव। बहुत ज्यादा जनसंख्या बिहार में, सीमित संसाधन है, जो भी आपके पास जो संसाधन है, खनिज संपदा हो चाहे प्राकृतिक संपदा हो, वो बहुत ही लिमिट है, बहुत कम है। शिक्षा नहीं है, साक्षरता दर में हमारा राज्य अंतिम पैदान पे है। उसके बाद है निवेश की कमी, विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश नहीं करती है, फॉरेन कंपनियां या FDI होता है वो बिहार जैसे राज्यों में निवेश की कमी है। उसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योग धंधे पहले से एस्टेब्लिश नहीं हो रखे हैं। फिर जो भी युवा है वो उनमें कौशल का कमी है। विकास आधारित राजनीति नहीं है, सिर्फ यहाँ जातिगत राजनीति चलता है। कृषि बहुत ज्यादा पिछड़ापन है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन नहीं कर पाते हैं जो है बिहार सरकार। तो इस प्रकार से बेरोजगारी के कारण है। उपाय क्या है? पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते हैं, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना, बागान, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग, कृषि से संबंधित उद्योग पे विशेष फोकस करना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, रोजगार उन्मुख शिक्षा देना, जिससे कि लोगों में रोजगार, अगर पढ़ लिख लिया तो उसको जो है ऐसा वो स्किल आ जाए कि वो अच्छे से अपना जीविकोपार्जन चला सके। जैसे न्यू इकोनॉमिक जो आपका ये जो आया है आपका NEP, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत क्या है कि क्लास 6 से ही आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा।
कुछ भी कोर्स के लिए, कंप्यूटर ठीक करना या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना या पंखा, रेफ्रिजरेटर या जो भी है, जैसे होता है ना, ये सब मैकेनिक का, ये सब आपको काम स्कूल लेवल पे सिखाया जाएगा, जिससे कि जो बच्चे आगे चल करके 10th कर लेंगे तो अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो प्राइवेट भी काम कर सके, कोई प्लम्बर का काम हो गया, ये सब सिखाया जाएगा। रोजगार परक शिक्षा उसको बोलते हैं। सुनिश्चित एवं सुसंगत विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम को लागू किया जाएगा और जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सरकारी कार्यक्रम जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है, मुद्रा योजना है, मेक इन इंडिया है, मनरेगा है, जीविका है, तो इन सब माध्यम से सरकारी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार क्रिएट करने की बात की जा रही है, ठीक है। ये इंडियन टैक्स सिस्टम, भारतीय कर व्यवस्था, भारत सरकार के करों से ही समस्त राजस्व की प्राप्ति होती है। जो आप टैक्स देते हैं उसी से आपका देश बनता है। जो भी आपका विकास का काम होता है आपके टैक्स के ही पैसों से होता है, इतना जान लीजिए। और हर एक व्यक्ति डेली टैक्स देता है किसी न किसी को, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जो जीएसटी दिया वही टैक्स देना होगा। आप जो टूथपेस्ट खरीदते हैं ना, बिस्किट खाते हैं, उसमें भी आप सरकार को टैक्स देते हैं। एक कॉपी कलम यूज करते हैं उसमें भी सरकार का टैक्स होता है। आप होटल में जाके खाते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, कपड़ा पहनते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। हर एक जगह व्यक्ति जो है टैक्स ही टैक्स दे रहा होता है, ठीक है, सरकार को। और हर एक चीज से सरकार को इनकम हो रहा होता है और वही पैसा से आपका विकास होता है। आपके अकाउंट में 500 रुपया जो अगर कोई सरकार दे देती है तो वो कहीं से लाती नहीं, आप ही का पैसा पहले वो लेगी, ठीक है। अब पेट्रोल का दाम जो 80 था उसको 100 रुपया कर दी। अब आप डेली अगर 200-400 का पेट्रोल डला रहे तो उसमें 100 रुपया का हिस्सा हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया। महीना में सोच लो 3000 ले लिया सरकार और आपको दे दिया 500 रुपया। आप भी खुश, सरकार भी खुश, ठीक है। तो यही करती है सरकार। किस प्रकार से, अब देखो गैस की बात करें, एलपीजी गैस का सिलेंडर जब 600-700 होता था तब स्मृति ईरानी जो है चूड़ी उड़ी लेकर के मनमोहन सिंह पहनाने लगती थी। अभी 1100 रेट है, कोई बोलता है कितना रेट क्यों हो गया। अगर हम ये आवाज बोलते हैं तो कोई बोलेगा कि बीजेपी समर्थक है या बीजेपी विरोधी है या कुछ भी, लेकिन सच्चाई यही है कि टैक्स तो देना पड़ता है सरकार। अब सरकार के ऊपर है कि आपसे वो कितना टैक्स लेगी। सरकार की स्थिति खराब रहेगी तो ज्यादा टैक्स लेगी, अच्छी रहेगी तो कम लेगी, सब्सिडी देगी, डिस्काउंट देगी, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के कर होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट आपके इनकम से लिया जाएगा, रुपये जिस पे लगेगा वही देगा। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जिस पे लगेगा, जैसे आप दे दिए, उस आपको पता भी नहीं चलेगा आप टैक्स दे दिए, ठीक है। तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर हम आपको बांध दिए कि आपका सैलरी जो है सालाना 5 लाख इनकम है, ठीक है, 5 लाख मान के चलिए आपका इनकम है, तो आपको जो है 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 12% टैक्स देना पड़ेगा मान के चलिए गवर्नमेंट को। तो ये डायरेक्ट आपके अकाउंट से हम काट लेंगे। जब जो कि 5 लाख होगा तो आपको टैक्स क्या होगा, आपको देना पड़ेगा 12% इसका होगा, वो लगभग 60,000 जो भी हुआ वो आपको टैक्स के स्वरूप में सरकार के अकाउंट में जमा करना। तो आपके अकाउंट से, और वो आप पे ही लग, यानी जिस व्यक्ति पे लगता है वही देता है, वो हुआ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और कोई भी बिजनेसमैन है, उसके प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया सरकार, वो बिजनेसमैन क्या किया, उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगा के दाम बढ़ा दिया। जब वो प्रोडक्ट जो खरीदा उपभोक्ता उसको टैक्स देना पड़ गया। तो लगाया था सरकार किस पे टैक्स, तो वो लगाया था बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उस पे टैक्स, लेकिन वो देना पड़ गया किसको, उपभोक्ता को। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स दे रहा है उपभोक्ता, ठीक है। तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष कर, ऐसे कर जो प्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी गई है जिसकी अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि जैसे केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली प्रत्यक्ष कर, जैसे आयकर, जो आपका आयकर है, इनकम टैक्स है, वो क्या है आपका प्रत्यक्ष कर है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, धन कर, अगर कोई प्रॉपर्टी आप बना लेते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर अभी आप लॉटरी अगर जीत जाइएगा ना, अगर 1 करोड़ का, तो उसमें आपको 30% पहले ले लेगा, 17 लाख देगा, वो उपहार कर हो गया, ठीक है। और व्यय कर जो आप खर्च करते उपभोक्ता व्यय जो होता है उस पे टैक्स। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट टैक्स के रूप में आपसे लिया जाता है, ठीक है।
अब राज्य सरकार के द्वारा जो लिया जाता है, जैसे होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय पर कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। आप जब जमाबंदी कराते हैं, भूमि का जब टैक्स देते हैं, वो कोष किस कोष में जाता है? राज्य के कोष में। लेकिन आप डायरेक्ट टैक्स देते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, राज्य के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है वो जैसे भू राजस्व हो गया, कृषि का भी मालगुजारी बोलते हैं जिसको, गांव घर में आप खेती करते हैं उसमें भी कुछ टैक्स आपको खेत पे लगता है। ठीक है, तो वो देना पड़ता है। होटल जो खोल रखे होते हैं उनको भी देना होता है। तो राज्य इन सब करों को वसूली करते हैं। या बिजनेसमैन जो होता है, व्यवसाय वाणिज्य कुछ भी कर रहा है तो उसको भी टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट रूप से टैक्स लिया जाता है वो है, और यह केंद्र सरकार के द्वारा। आयकर, इनकम टैक्स किससे लिया जाएगा? सरकार, मतलब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा। ये भी आपका क्या है? ये दोनों प्रत्यक्ष कर ही है, एक केंद्र के द्वारा, एक राज्य के द्वारा। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, किसी एग्जाम में पूछ देगा कि आयकर, इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर है क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। तो सिंपल सा एग्जांपल सोचिएगा, जिसमें डायरेक्ट रूप से आप कैश के रूप में या अकाउंट ट्रांसफर करके उसको देते हैं, वो आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब आ जाए अप्रत्यक्ष कर। ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी गई है जिन्हें दूसरी व्यक्ति पे टाला जा सकता है। ठीक है, जैसे सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर। सर्विस टैक्स जो लगता है वो आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या? एक प्रकार का सर्विस टैक्स है ना। तो अगर पूछेगा कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष है। वो आपको डायरेक्ट नहीं देना, आप जब वस्तु खरीदते हैं तब उस पर आपको टैक्स देना होता है, जीएसटी कर। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर, इसका अर्थ वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ये किस प्रकार का कर है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा, फिर भी पूछा जा सकता है। जिसे माल सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है, जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उस पर लगाया जा सकता है, या अगर आप कोई सेवा ले रहे हैं बैंकिंग से, सॉफ्टवेयर कंपनी से या इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, सेवा कर। ठीक है, सर्वप्रथम जीएसटी विधेयक 2014 में प्रस्तुत किया गया था, और इसको सितंबर 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, और इसको 30 जून के मध्य रात्रि को लागू कर दिया गया। जीएसटी 12 बजे रात्रि को घोषणा कर दिए होंगे आपके माननीय प्रधानमंत्री, नहीं, जैसे नोटबंदी की घोषणा हुई थी, तो 30 जून 2017 के मध्य रात्रि को यह घोषणा कर दी गई थी। और इससे फायदा भी हुआ है। फायदा ये हुआ है कि पहले क्या था कि अलग अलग राज्य में बहुत सारे वस्तुओं का अलग अलग कीमत था। अब क्या हो गया? सभी राज्य में वस्तु की कीमत समान हो गई, एक समान लगभग मिल जाता है। अब उस पर डिपेंड करता है केंद्र को। अब सब पूरे राज्य, जैसे पहले क्या था कि कोई आप प्रोडक्ट, जैसे बाइक है, बाइक अगर बिहार में खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, आप अगर झारखंड से खरीदते तो थोड़ा कम पड़ता। तो इस तरीका से अंतर आती थी। ठीक है, लेकिन अब जीएसटी लग जाने से ये अंतर समाप्त हो जाएगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और मुख्यतः 4 प्रकार के जीएसटी कर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के जीएसटी कर होते हैं। एक 5% लगता है, एक 12% लगता है, एक 18% लगता है, एक 28% लगता है। 5 प्रकार का टैक्स लगता है, 5, 12, 18, 28। याद रहेगा, 5, 12, 18। पूछेगा इनमें से किस प्रकार का जो है जीएसटी कर नहीं निर्धारित की गई है, दे देगा 6%। तो 6% ऑप्शन में दे देगा, मान के चलिए, तो वो निर्धारित नहीं है। 5, 12, 18, 28 याद रहेगा। 20 लाख से कम वार्षिक बिक्री है तो उसको व्यापारियों को यह कर की छूट दी गई है। जिसका सालाना ट्रांजैक्शन जो है वो 20 लाख से कम है, उसको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर देता है तो बहुत ज्यादा काबिल है। मानवीय खपत के लिए नशीली शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी में शामिल राज्य के कर जैसे राज्य मूल्य संवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टा कर और खरीद कर, ये सब इसी में इंक्लूड कर दिया गया। एकल मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि कोई प्रोडक्ट का जो अलग अलग टाइप का कर लगता था उसको समाप्त करके जीएसटी लगेगा डायरेक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है,
तो इससे भी क्वेश्चन हिट लिस्टेड है। केमा संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया, 101वां संविधान संशोधन 101 एकदम शुभ अंक है। और कब लागू किया गया? 30 जून 2017 मध्यरात्रि। ठीक है। अगर पूछेगा कि सर्विस टैक्स किस प्रकार का कर है तो क्या बोले? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और इनकम टैक्स डायरेक्ट। तो सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स में लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले हम बता दें। इनकम टैक्स डायरेक्ट लिया जाएगा, जबकि सेवा कर जो है इनडायरेक्ट लिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आपको कंफ्यूजन कराएगा और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब आ जाइए भारतीय रुपया। रुपया आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कौन किया था? शाहजहां, ये शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपया नामक चांदी का सिक्का बनाया था। वही आपका भारतीय रुपया का मुद्रा भी है। भारत का मुद्रा भी क्या है? वही रुपया है। प्रतीक चिन्ह के रूप में इंडियन करेंसी INR भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है, जिसका बाजार नियामक जारी करता कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका प्रतीक चिन्ह जो इस तरीका से देखते हैं आप, रतन रुपया में लिखा हुआ है। ये IIT गुवाहाटी का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उदय कुमार ने यह डिजाइन को तैयार किया था। ये जो डिजाइन करके लिखा रहता है रुपया, रो दे करके बीच में ये लाइन, ये डिजाइन जो है किसने दिया था? तो डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया था। यह विश्व की 5वीं मुद्रा है जिसका प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। जैसे डॉलर को कैसे जाना जाता है? ऐसे नहीं। तो उसी प्रकार से भारत के रुपया को इस तरीका के सिंबल से जाना जाता है। ये 5वीं मुद्रा है जिसको जाना जाता है। संस्कृत शब्द रूपक्यम से बना है। रूपक्यम का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिखा हुआ है शेरशाह सूरी ने किया था 1540 से 45 के दौरान, और इसका भार 178 ग्रेन होता था, लगभग 11.7387 ग्राम। 11 ग्राम, लगभग 11.5 ग्राम के आसपास जो होता था वो आपका जो एक सिक्का हुआ करता था, जिसको भरी बोलते हैं। नहीं, एक भरी। अभी इसी के माप से पहले चांदी या सोना बिक्री होता था, लेकिन अब उसको 10 ग्राम में बदल दिया गया। ठीक है। तो 11.7387 ग्राम हुआ करता था पहले, एक रुपया के बराबर चांदी होता था। चांदी के सिक्का को ही रुपया कहा जाता था। अब तो चांदी रहा नहीं। अब आ जाइए भारत नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखिए। कई बार पूछेगा कि भारतीय नोट पे जो लिखा हुआ भाषा, कितनी भाषाओं में उस रुपया को लिखा जाता है? तो 15 भाषाओं में। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी आधिकारिक मुद्रा है। तो याद रखिएगा, जो रुपया है केवल भारत में ही नहीं चलता, बल्कि इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब में सबका जो मुद्रा है वो आपका रुपया ही है। सभी नोट जारी करने का अधिकार RBI के पास है, केवल 1 रुपया के नोट को छोड़ करके। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त सचिव। कौन जारी करता है? वित्त सचिव के हस्ताक्षर से 1 रुपया का नोट जारी होगा, या 1 रुपया का सिक्का। बाद बाकी जितने भी नोट होंगे उस पे साइन किसका होगा? RBI के गवर्नर। कौन है अभी? शक्तिकांत दास। नोट कहां छपाई होता है? जब किसी देश की सरकार किसी पूरी मुद्रा को कानूनी तौर पे बंद कर दे। अच्छा, विमुद्रीकरण, नोटों का विमुद्रीकरण से क्या समझते हैं? जैसे अभी हुआ था ना मुद्रा नोटबंदी रे, ठीक है। जब किसी देश की सरकार किसी पूरी मुद्रा को कानूनी तौर पे बंद कर देती है तो इसे क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। वर्तमान समय में 8 नवंबर 2018 की मुद्रा बंद कर दिए और 500 रुपये के नए नोट पेश किए गए। ठीक है। तो विमुद्रीकरण वही हुआ कि पुराने नोट को बंद करना और नए नोट को जारी करना। 500, 1000 को बैन किया गया, फिर नया 500 या मार्केट में लाया गया था। ठीक है। और 2000, तो यही हो गया पुराने नोट को बंद करना। कहोगे ये क्यों किया जाता है? जब देश को लगता है कि देश में ज्यादा ब्लैक मनी आ गया है, या दूसरे देश के द्वारा जो है गलत तरीके से नोट को भेजा गया है देश में, ठीक है, तो उस स्थिति में उस पुराने नोट को जालसाजी से बचाने के लिए होता है जाली नोट बहुत सारा। अगर पाकिस्तान वाला चाहेगा तो इंडिया में सप्लाई कर देगा, उससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए बीच बीच में जो है विमुद्रीकरण किया जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार में
लिप्त व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नोट को जो है जमा कर लिया है, तो उससे क्या होगा कि उसको जलाना पड़ेगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा उस रुपये को। तो ये सबसे भ्रष्टाचार पे भी थोड़ा सा लगाम होता है। तो ये था आपका टैक्स, विमुद्रीकरण और मुद्रा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यही सब पूछा गया है। अब आ जाइए भारतीय बैंकिंग सिस्टम। जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम है, खास करके ये सब क्वेश्चन आपके बीपीएससी में तो पूछता ही है, और साथ साथ जो लोग बैंकिंग का तैयारी करते होंगे तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो बैंक है भारत का, वो बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसका प्रबंधन यूरोपियन प्रबंधन में भारत का पहला बैंक कौन सा है, लेकिन प्रबंधन किसके हाथ में था, तो यूरोपियन लोगों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में पहला बैंक बनाया गया, वो बनाया गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बनाया गया, तो 1770 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन यह इसका नियंत्रण अंग्रेज लोग कर रहे थे। अगर पूछेगा भारत में पहला भारतीय बैंक कौन था, अवध कॉमर्शियल बैंक। याद रखिएगा कौन सा बैंक था, अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1881 में। उसके बाद दूसरा भारतीय बैंक कौन था, पीएनबी, 1894 ईस्वी में। यह पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था, यह पूर्ण रूप से पहला बैंक भारतीय था पीएनबी, ठीक है। तो भारत का पहला भारतीय बैंक है आपका अवध कॉमर्शियल बैंक। अगर क्वेश्चन में पूर्ण रूप से लिख दे तब आपको पंजाब नेशनल बैंक बोलना है, ठीक है। अब आ जाइए भारतीय रिजर्व बैंक, चूंकि बैंकर्स बैंक है, ये फादर ऑफ ऑल बैंक कह सकते हैं इसको, सभी बैंक का पिता इसको कह सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ही सारे बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही पूरे को कंट्रोल करके रखता है। भारत का केंद्रीय बैंक है, जो 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपया की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापना हुई। तो ये भी पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। ये सब क्वेश्चन हिट लिस्टेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कितने पूंजी के साथ हुई, तो 5 करोड़ रुपया के साथ हुई। और इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसमें मुंबई केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं। अलग अलग शहरों में भी स्थानीय बोर्ड हैं, जैसे मुंबई में तो है ही, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली में भी इनका ऑफिस है, जोनल ऑफिस। वर्तमान में आरबीआई करेंट नोट जारी करने के लिए न्यूनतम निधि पद्धति अपनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, नोट जारी करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करता है, तो न्यूनतम निधि पद्धति, कम से कम मुद्रा वो जारी करता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। इस पद्धति में आरबीआई के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपया के मूल्य से कम होने चाहिए, जिसमें न्यूनतम 115 करोड़ स्वर्ण होना आवश्यक है। इसके पास हर हमेशा जो है विदेशी ऋण और सोना 200 करोड़ रुपया के आसपास का होना चाहिए, जो आरबीआई रिजर्व रखता है, ठीक है। जिसमें न्यूनतम 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए। यह रिजर्व में स्टॉक करके आरबीआई अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये कहिएगा कि नोट कैसे जारी करता है, तो जो भी नोट जारी करता है वो देश में जितना खाद्यान्न से सोना निकला, जितना सर्विस से इनकम हुआ, तो उसी के आधार पर नोट जो है नए नोट को छापे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए भारतीय स्टेट बैंक। ये भी क्वेश्चन, स्टेट बैंक चूंकि भारत का सबसे प्रमुख बैंक के रूप में स्टेट बैंक है आरबीआई के बाद में। 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो प्रांतीय बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, ठीक है, और बैंक ऑफ मद्रास। बंगाल में, बम्बई में और मद्रास में 3 प्रमुख शहर तो थे ही प्राचीन या आधुनिक इतिहास में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंपीरियल बैंक था, तो ये प्रेसिडेंसी बैंक थे 3, इसी को मिलाकर के 1921 में क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर पूछेगा कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक।
और वर्ष 1955 ईस्वी में इसका नाम बदल करके इसी तीनों बैंक जो प्रांतीय बैंक मिलके बना था इंपीरियल बैंक, इसी को 1955 में नाम बदल करके क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है और पूरे भारत में इसकी कितनी शाखाएं हैं, 1400 शाखाएं अभी एसबीआई का मौजूद है। अब बहुत सारे जो व्यापारिक बैंक थे, अब पूछेगा कि क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक है, क्या जवाब दीजिए, आरबीआई कमर्शियल बैंक नहीं है, क्योंकि उसमें आम जनता उसमें या कोई भी बिजनेसमैन खाता नहीं खुला सकता है। उसमें या तो बैंक का खाता खुलेगा या किसी सरकार का, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, गवर्नमेंट का वो बैंक है, वो हमारे आम जनता का वो बैंक नहीं है। अब कहिए कमर्शियल बैंक क्या है, तो जो व्यापारिक गतिविधि करता है, जो आपको ब्याज पे देता है, ऋण मुहैया कराता है, जिसमें आप जमा करते हैं। आप आरबीआई में जमा करते हैं, पैसा नहीं करते हैं जमा। तो बैंकों का राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, और पुनः 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और अभी 2000 अब कहिएगा 6 हो गया, तो ये आप 6 आंध्रा बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। और 2019 में कुछ और बैंकों को बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक को मिला दिया गया। जो बैंक सही से नहीं चल रहे थे उसको मेन बैंक में। तो यानी आप देख पा रहे होंगे कि 1980 तक 20 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हो चुके थे, लेकिन अभी अगर पूछेगा तो अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हैं, 11। क्योंकि ये सारे जो बैंक थे, विजया बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉमर्स बैंक, ये सब बहुत सारे बैंक में मिल गए। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गया विजया बैंक और देना बैंक, पीएनबी में मिल गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक में मिल गया सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक में मिल गया आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक में मिल गया इलाहाबाद बैंक। तो बहुत सारे बैंक मर्ज कर जाते हैं, उनको लगता है हम नहीं चला पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आरबीआई क्या करता है कि मिला देता है, कि जिससे जो लोग जमा करते हैं पूंजी उनका बर्बाद नहीं जाए और फिर वो किसी और बैंक के अधीन हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आरबीआई करवाती है। लगता है कि जो बैंक जो घाटे में जा रही है, जिसको नुकसान हो रहा है, जो सही से काम नहीं कर पा रही है, तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, तो 14। चलिए, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब आज ये बैंक दर क्या होता है, तो बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। बैंक रेट जो हम लोग जो जिस पे ब्याज पे लेते हैं पैसा, वो बैंक रेट नहीं है, ठीक है, वो बैंक रेट नहीं है। बैंक दर क्या होता है, जिसपे अन्य बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जिस रेट पर, जिस दर पे आरबीआई से उधार लेते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका बैंक दर कहलाता है। अब आता है आपका, जब मुद्रा प्रसार होता है बैंक दर में वृद्धि हो जाती है, और जब मुद्रा संकुचन होने की स्थिति में बैंक दर में कमी की जाती है, ठीक है। बैंक दर बढ़ा देगा तो स्वाभाविक सी बात है, बैंक जो है कम पैसा लेना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे मान के चले मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया और हर एक चीज महंगाई बढ़ने लगी, सामान गए खरीदने के लिए, आलू बोला 500 रुपए केजी, इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, तभी तो वो इतना महंगा हो गया। उस स्थिति में आरबीआई क्या करेगी, अपना बैंक रेट क्या करेगी, बढ़ा देगी, ठीक है। तो बैंक जो है, जो अन्य बैंक है उससे पैसा नहीं ले पाएगी, और उस स्थिति में वो मार्केट में दे नहीं पाएगी, तो मार्केट से स्वतः पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और जब मुद्रा नहीं रहेगा तो बैंक रेट घटा देगी, तो वो क्या करेगा, अन्य बैंक जो है उससे पैसा ले लेके जनता को उधार देगी। कई बार आपको फोन कॉल कर करके कहेगा आइए लोन लेके जाइए, लोन लीजिए। कई बार होगा जब वो स्थिति होता है, संकुचन की स्थिति हो जाती है, तब ऐसा बैंक आपको बुला बुला के लोन दे। कई बार आप जाइएगा तो कितना भी परेशान हो जाए नहीं देगा। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय क्या स्थिति चल रहा है, तरलता अनुपात देश में क्या है, लोगों के पास कितना पैसा है, तो उसी के माध्यम से वो क्या करता है, नियंत्रण करता है नोट पे।
दूसरा क्या करेगा, रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। ठीक है, जब तरलता कम रहेगा, कैश कम रहेगा मार्केट में, तो वो क्या करेगा, कुछ समय के लिए बैंकों को ऋण देता है जिससे कि तरलता बना रहता है। रिवर्स रेपो दर, यह रेपो दर से उल्टा होता है। बैंक के पास अब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो क्या करेगा, आरबीआई क्या कहेगा, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा, ऐसा करो तुम लोग जमा करो, हम तुमको पैसा देंगे, ब्याज देंगे तुमको, तुम लोग पैसा दो जमा करो। तो वो क्या करेगा, बैंक वाला जितना भी कमर्शियल बैंक है वो पूरे मार्केट से पैसा लेकर के उसके पास जमा कर देगा। उससे क्या होगा, फिर जो कैश जो मार्केट में ज्यादा था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रिवर्स रेपो दर से क्या हो जाएगा कि मार्केट का पैसा घट जाता है। ठीक है, यह रेपो दर से उल्टा होता है। बैंकों के पास दिन भर के काम काज के बाद बहुत बड़ी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाय रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं, जिन्हें आरबीआई से कुछ ब्याज भी मिलता है। जिस पर यह ब्याज मिलता है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर। समझ गए, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर। ठीक है, अब आज कैश रिजर्व रेशियो, कई बार पूछेगा भी सीआरआर क्या चल रहा है। प्रेजेंट में ये बदलते रहता है, 4% के अप्रोक्स रहता है। तो कोई भी बैंक आप अगर 100 रुपया जमा करते हैं तो आपको 100 रुपया किसी को ऋण नहीं देती है, उसका लगभग मान के चलिए ना 30% पार्ट किसी ना किसी रूप में वो जमा रखती है। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई सबको गाइडलाइंस दे रखा है कि कम से कम 4% आप रुपया कैश के रूप में अपने पास रखेंगे हर हमेशा, वो आप ब्याज में नहीं दे सकते। अगर देखा मार्केट में ज्यादा पैसा है आ गया है तो उसको और भी कहेगा आप 6% रखिए अपने पास, उसके बाद ही पैसा आप मार्केट में दे सकते हैं किसी। ठीक है, तो उससे वो क्या करता है, मुद्रा का संकुचन कंट्रोल करता है। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात। प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी कुछ जमाओं का निर्धारित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास सदैव नगद के रूप में रखता है, जिसे सीआरआर कहते हैं। जब रिजर्व बैंक शाखा मुद्रा में वृद्धि करना चाहता है तो इस अनुपात में क्या कर देगा, कमी कर देगा। जब चाहेगा कि मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाए तो सीआरआर घटा देगा, नहीं तो सीआरआर बढ़ा देगा। तो कैश ज्यादा कमर्शियल बैंक को जमा करना पड़ जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, यदि वह शाखा मुद्रा में कमी करना चाहता है तो अनुपात में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। सीआरआर का क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। तो समझे, तो कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से मुद्रा का कंट्रोल करता है। अगर लगता है कि आरबीआई को मार्केट में पैसा कम है, ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या करेगा, घटा देगा कि आपको हमारे पास 4% नहीं 2% रखना है, यानी शेष पैसा को वो बैंक क्या करेगा, मार्केट में छोड़ेगा। ठीक है, अगर उसको लगता है मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया, महंगाई बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा, कहेगा नहीं 4% नहीं आपको 8% रखना होगा मेरे पास। तो अपने आप जो है पैसा जो है बैंक सब जमा कर देगा आरबीआई की। उससे तो बैंक लाएगा पैसा कहां से, मार्केट से ही लाएगा ना, आप हम जो जमा करेंगे उसी से लाएगा, उससे अपने आप कंट्रोल हो जाता है। कैश रिजर्व रेशियो ये हो गया। अब आज वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, बैंकों को अपने जमा राशियों में से कम कुछ परसेंटेज प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। जैसे सिक्योरिटी पेपर होता है ना, जैसे गवर्नमेंट पेपर, जैसे आप लोग जमीन खरीदने जाते होंगे तो रजिस्ट्री जो होता है उसपे 500-1000 का पेपर आता है, स्टाम्प पेपर। तो उस रूप में कुछ रकम को अपने पास रखना होता है बैंक को। इस दर को वैधानिक तरलता अनुपात, यदि रिजर्व बैंक को शाखा मुद्रा प्रसार करना होता है, इस अनुपात को कम कर देता है ताकि बैंकों के पास तरल कोषों में वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो वो गाइड करता है जितने भी अनकमर्शियल बैंक है कि आप जो है प्रतिभूति के रूप में भी, सिक्योरिटी पेपर के रूप में भी कुछ रुपया को रखिए। उसके बाद आ जाइए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियों के एवज में ऋण लेता है, और जो ये प्रतिभूति बना के रखता है जो सरकारी कागज, इसी पे वो ऋण भी ले सकता है आरबीआई से। ठीक है, जो कागज मान के चलिए 1 लाख का बॉन्ड पेपर हो, बॉन्ड जिसको समझते हैं बॉन्ड पेपर। ठीक है, तो बैंक क्या होता है, बॉन्ड पेपर अपना बना करके रखता है, तो वो बॉन्ड पेपर देगा तो उसके एवज में उसको ऋण जो है सरकार, ये आरबीआई उसको दे देता है। ठीक है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियों के एवज में ऋण लेते हैं, इस दर को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 9 मई 2011 से चालू किया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी
MSF कहलाता है। यानी जो कहता है आरबीआई कि आप अपने पास बॉन्ड के रूप में पैसा रखिए, अगर बैंक को जरूरी होगा तो वो बॉन्ड को भजा करके करेंट कैश भी उसको दे सकता है आरबीआई, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत। ये ऐसा बैंकों को बचाने के लिए करता है। जैसे मान के चलिए 5 आदमी जमा किए 100-100 रुपया, ठीक है, कल होकर के उसने क्या किया कि 3 आदमी को 100-100 रुपया दे दिया और 200 रुपया अपने पास रख लिया, ठीक है, 5 आदमी जमा किया था। और 1 महीना बाद कोई गलत अफवाह फैला दिया कि बैंक डूबने वाला है, 5 आदमी पहुंच गया रुपया लेने के लिए। इसके पास तो 200 है बचा हुआ बैंक के पास, 300 ये कर्ज दे दिया। अब कर्ज वाले को ये तुरंत ले सकता है, क्योंकि वो तो अपना दिया ना कि हम इतने टाइम पे देंगे आपको, किस्त बाज देंगे या जैसे देंगे, कुछ भी कर ले बैंक को पैसा मिलेगा। लेकिन जो आदमी अपने अकाउंट में जमा किया है 500 रुपया, वो तो चढ़ के लेगा बैंक से, हम जमा किए हमारा पैसा लाओ। तो उस स्थिति में बैंक तो दिवालिया हो जाएगा ना। तो उस स्थिति में ये क्या करेगा, आरबीआई से MSF के रूप में वही जो अपना जो बॉन्ड पेपर है वो दे देगा, भाई ये रखिए, कुछ रुपया दीजिए, 5 को दे करके छुटकारा प्राप्त लेना है, नहीं तो ये तो पूरा डुबा देगा मेरा सिस्टम, ठीक है। तो यही है, जान बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब आ जाइए छापे खाने, कहां कहां छापा खाना है। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में जो है आपका जो है छापा खाना है। यहाँ पर डाक संबंधी जो भी आपका टिकट होता है ना वो छपता है, लेखन सामग्री, विभिन्न टिकट, अदालती, गैर अदालती स्टाम्प जो आप लोग चिपकाते हैं ना, उसका रुपया लगता है ना, रुपया मूल्य में मिलता है, 1000 का, 100 का, 50 का, हर एक का स्टाम्प आता है, वो सब भी, चेक बुक हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, सरकारी एवं वित्त निगमों की प्रतिभूति हो गया। नोट की छपाई कहाँ होती है, नासिक में होती है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 2000 रुपये के नोट छापती है कौन, नासिक। भारत में 5 टकसाल हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। टकसाल सिक्का छापता है, क्या करता है, सिक्का छापता है। इस प्रकार से आपका इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी थे, बैंकिंग हो, आरबीआई हो, सीआरआर हो, रिवर्स रेपो दर हो, सबको हमने कंप्लीट कर दिया। एक टॉपिक आपका छूट रहा है, वो है विभिन्न समितियां, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। विभिन्न समितियां और उसके जो भी अध्यक्ष हैं या वो समिति क्या चीज से संबंधित है। निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन हर एक बार बीपीएससी पूछता है, पिछले बार भी पूछा था, इसीलिए एक बार हम अच्छे से समझा देते हैं आपको। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या से संबंधित है। स्वामीनाथ, नाथ किसको बोला जाता है, भोले बाबा को, और जनसंख्या बढ़ाने का देवता भी यही है, ठीक है। तो जनसंख्या नीति, और आपको हमने बिहार स्पेशल में भी बताया था, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पे है, शिवहर में। शिव का प्रकोप जहां होगा वहां जनसंख्या ज्यादा होगा। नाथ भी शिव को कहा जाता है, को रिलेट करके याद कर लीजिएगा, इस पे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या नीति, जनसंख्या के देवता ही हम शिव को बना दिए हैं, ठीक है। उधर शिवहर को सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, और जनसंख्या नीति जो स्वामीनाथन समिति से जुड़ा हुआ है। अब आ जाइए जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। दांतवाला समिति, तो दांतवाला समिति बेरोजगारों के अनुमान से संबंधित है। बेरोजगारी दर के अनुमान लगाने वाली समिति का क्या नाम है, दांतवाला समिति। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। सरकारिया आयोग, ये तो आप लोग बार बार पढ़े ही हैं केंद्र राज्य संबंध में। सरकारिया आयोग अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है आपका बीवीआई हम लिख देते हैं। ये केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, यानी उद्योग का विकास में बाधा क्या है, क्यों विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसके लिए जो समिति बनी वो कौन सी समिति बनी, गोस्वामी समिति बनी। महालनोबिस समिति बनी, वो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए बनाया गया, महालनोबिस की अध्यक्षता में। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है।
अति महत्वपूर्ण है आपका राजा चलैया समिति। चलैया समिति कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये आपके कर सुधार से है, टैक्स रिफॉर्मेशन, कर सुधार से संबंधित है राजा चलैया समिति। मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। खुसरो कृषि साख से है। गायपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। भूरे लाल, भूरे और लाल रंग का क्या होता है? मोटर गाड़ी, ठीक है। भूरे रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होगा, तो मोटर गाड़ी ही होगा ना ये दो रंग का, इससे याद रखिएगा। नरसिम्हन समिति अति महत्वपूर्ण, यही शायद पूछा था। नरसिम्हन समिति क्या चीज से संबंधित है? बैंकिंग से समिति है। भंडारी समिति ये भी आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना से संबंधित है। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति संबंधित है। ये सच्चर क्या करेगा? सच बताएगा मुस्लिम की क्या स्थिति है। सुरेश तेंदुलकर, ये तो बार बार चर्चा करते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। कई लोग क्रिकेट मार के आएंगे, अब जानिए आप लोग। एस तारापोर समिति रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति, हुसैन याद रखिएगा, लघु उद्योग से संबंधित है। डॉक्टर कीर्ति एस पारीक समिति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य प्रणाली में सुझाव से संबंधित है। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित। अब देखिएगा महाजन लोग हैं, महाजन मतलब जो धनी लोग हैं, वो लोग चाय खूब पिएंगे, चाय में चीनी ज्यादा चाहिए। तो जो अमीर लोग हैं, महाजन लोग हैं, वही चीनी का ज्यादा खपत करेंगे, मीठा ज्यादा खाएंगे। तो चीनी उद्योग या महाजन लोग को चिनिया बीमारी हो जाता है, तो चीनी उद्योग ज्यादा जो देखोगे पैसे वाले लोग हैं, तो महाजन से याद रखिएगा चीनी उद्योग। महाजन लोग ज्यादा चीनी खपत करेंगे, तो चीनी उद्योग। अब आ जाए व्यास समिति, ठीक है। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख। व्यास वेद व्यास से याद रखो, व्यास लोग, वेद व्यास लोग जो थे वैदिक पुराण की रचना जो करते थे, गांव में रहते थे, ग्रामीण जीवन जीते थे, कृषि करते थे। तो कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार याद रखो उससे। व्यास जी कहाँ रहेंगे? गांव में, गांव कृषि करेंगे, बस को रिलेट कर दो, ठीक है। अपने आप वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। डॉक्टर कीर्ति एस पारीख, तो परख करके क्या लेना है आपको? पेट्रोल को देख के जांच परख लो, उसमें कहीं किरासन तो नहीं मिलाया हुआ है। तो पारीख समिति परख करके क्या लेना है? पेट्रोल को लेना है। देखो, और लघु या कुटीर उद्योग में आप देखिएगा ज्यादातर मुस्लिम लोग उसमें शामिल रहते हैं। आप गौर कीजिएगा, जितने भी लघु होंगे, चमड़ा उद्योग है, चाहे छोटे छोटे जो भी उद्योग होंगे, या सूती कपड़ा का उद्योग होगा, तो उसमें मुस्लिम लोग ज्यादा होंगे। चाहे पटना देख लीजिए, कहीं पे उद्योग धंधे, तो छोटे लघु कुटीर उद्योग में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो उससे याद रखिएगा कि जो कोई मुस्लिम का ही नाम है, आबिद हुसैन, क्या नाम है? हुसैन, ये लघु उद्योग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एस तारापुर समिति रुपये की पूंजी खाते पर ये सब पूछा नहीं है। तेंदुलकर तो याद ही रखना है आपको, गरीबी से। सच्चर तो अभी बताया, मुस्लिम की वास्तविक सच्चाई बताएगी। भंडारी क्या करेगा? ये भी बैंक में भंडारा करवाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना करवाएगा। पुनर्संरचना होगा तो भंडारा करवाएगा। ये बैंक में जब पुनर्संरचना हो जाएगा, फिर बैंक बन जाएगा अच्छे से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो भंडारी जी भंडारा करा देंगे। नरसिम्हन वित्तीय बैंकिंग सुधार, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा गया है। नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग से, ये नहीं भूलोगे। भूरे लाल भी अब नहीं भूलोगे, चूंकि भूरे और लाल हमने बताया मोटर वाहन ही होगा। अब गायपोरिया समिति आज तक पूछा नहीं, ना पूछेगा, बैंक सेवा सुधार है। खुसरो याद रखना, खुसरो, ठीक है। तो खुसरो कृषि साख से संबंधित है। अब इसको कैसे याद करोगे? तो सोचो। चलिए, ये सब जो समितियां हैं, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या से संबंधित है। 9 से याद रखिएगा
शिव शिव जैसे बिहार में हमने बताया था शिव का प्रकोप है, वहां जनसंख्या ज्यादा होगा शिवार जैसे, उसी प्रकार से जनसंख्या नीति याद रखिएगा। जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दांता वाला समिति याद रखिएगा, बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। उसके बाद है आपका रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से है। सरकारिया केंद्र राष्ट्र संबंध आप लोग को पता ही है। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता से है। महालनोबिस राष्ट्रीय आय से है। रंगराजन समिति क्या करेंगे, तो भुगतान संतुलन में सुधार करेंगे। चलैया जी क्या करेंगे, कर को सुधार कर देंगे। मल्होत्रा जी बीमा सुधार करेंगे। खुसरो में कृषि साख। गायपोरिया बैंक सेवा सुधार। भूरेलाल भूरा और लाल रंग का मोटर वाहन ही हो सकता है, तो मोटर वाहन के करों में वृद्धि के लिए नरसिम्हन बार बार पूछा है, वित्तीय बैंकिंग सुधार। भंडारी भंडारा कब होगा, जब पुनर्संरचना होगा किसका, तो ग्रामीण बैंक का। सच्चर जो सच पता करेंगे मुस्लिम की सामाजिक स्थिति क्या है। सुरेश तेंदुलकर गरीबी बार बार हमने चर्चा किया है। एस तारोपोर समिति रुपये के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। आबिद हुसैन, तो हुसैन से याद रखिएगा लघु कुटीर उद्योग। ऐसे भी जो है आपके देश में जो मुस्लिम लोग हैं वो ज्यादा लघु कुटीर उद्योग में ज्यादा हैं, तो मुस्लिम नाम में से आबिद हुसैन याद रखना है। कीर्ति अस्पारी क्या करेंगे, पेट्रोलियम उत्पादों का परख करके जांच करेंगे, ठीक है। बीएस व्यास जी कहाँ रहेंगे, गांव में रहेंगे। ग्रामीण सभ्यता के थे वेद व्यास, तो कृषि ग्रामीण साख विस्तार करेंगे। और महाजन समिति, महाजन लोग चीनी ज्यादा खपत करेंगे, चीनी उद्योग। तो इस तरीका से कुछ को रिलेट करके आप समिति का नाम याद कर सकते हैं, तो कर लेंगे, एक दो बार लिख लें। यहाँ से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछा और पूछेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।